हेलो फ्रेंड्स, शोमूज बायोलॉजी के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सुपर कॉइलिंग वाकई में सुपर कॉइल्ड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत से लोगों को सुपर कॉइलिंग कॉन्सेप्ट की इतनी अच्छी समझ नहीं है। तो आप जानते हैं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म्स, अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं और पिक्चर्स और डायग्राम्स भी हैं। तो सुपर कॉइलिंग को एनिमेशन की मदद से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि डीएनए सुपर कॉइलिंग 3 डायमेंशनल इवेंट है। अगर आप 2D पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। तो हमेशा डीएनए सुपर कॉइलिंग के लिए एनिमेशन का रेफरेंस रखना आसान होगा। मैं इस वीडियो में डीएनए सुपर कॉइलिंग के पीछे की थियरी को एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इस प्रक्रिया को समझेंगे। डीएनए सुपर कॉइलिंग के रूप में समझ में आती है। हम सुपर कॉइलिंग क्यों कहते हैं, कॉइलिंग क्यों नहीं? हम इसे सुपर कॉइलिंग क्यों कहते हैं, कॉइलिंग क्यों नहीं? क्योंकि डीएनए खुद कॉइल्ड है। तो डीएनए में दो अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड कॉइल्ड होते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं डीएनए की स्पाइरल फीचर के साथ। ओके, जिस तरह से दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से लिपटे होते हैं, वैसे ही वो कॉइल होती हैं। तो ये सुपर कॉइलिंग नहीं है, बल्कि कॉइलिंग है। तो अगर मैं डीएनए स्ट्रक्चर का स्कीमेटिक ड्राइंग बनाऊं, खैर मैं एक अच्छा पेंटर नहीं हूं, मैं तो अपनी तरफ से इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मान लेते हैं ये डीएनए है और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो ये मेजर ग्रुप्स है और ये माइनर ग्रुप्स है, राइट? अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो आपको पता है दोनों स्ट्रैंड्स हैं। एक 5 प्राइम से शुरू हो रहा है, तो ये एक 3 प्राइम है, और दूसरा जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम है। तो ये है डीएनए का लिनियर स्ट्रक्चर और ये स्पाइरल स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से आसपास लिपटे हुए हैं और बेस दोनों के बीच में मौजूद है। तो ये है डीएनए का कॉइल्ड फॉर्म, और ये जो डीएनए है वो खुद से ही कॉइल्ड होता है। तो सुपर कॉइलिंग क्या होता है? चलो हम इस बात को मान लेते हैं कि यह एक सर्कुलर डीएनए है। मैं एक सर्कुलर डीएनए के लिए सेम चीज ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, एक और अलग कलर में अगर मैं ड्रॉ करूं तो ठीक कुछ ऐसे। ओके, तो ये देखिए, ये अब कुछ ऐसा दिखेगा। चलो मान लेते हैं ये डीएनए जो कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर है। तो हम इन्हें सीसीसी डीएनए कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर बोलते हैं। तो ये कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है। जैसे आप इन्हें देख सकते हैं, ये एक सर्कुलर है, लेकिन ये केवल डीएनए का कॉइल्ड फॉर्म है। अब सुपर कॉइलिंग क्या होता है? सुपर कॉइलिंग का मतलब है वही डीएनए। डीएनए को अगर मैं इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं तो ओके, कुछ 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 ऐसा। तो सेम डीएनए, अब मैं अपना तरीका थोड़ा बदल रहा हूं। जैसे कि मैं इसको कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ कुछ ऐसा, देखिए इस तरह से। तो अगर मैं दूसरा स्ट्रैंड ड्रॉ करूं तो वो ऐसे दिखेगा। ये पॉइंट, ये वाला, सॉरी, और ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला पॉइंट, और ओके, और ये वाला। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। मैं यहां इसे बस मनमाने ढंग से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पिक्चर ड्रॉ करना मुश्किल है। तो मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा है। तो ये डीएनए का एक रिलैक्स्ड फॉर्म है। ये एक क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है जो डीएनए के कोवैलेंटली क्लोज है। और ये इसलिए रिलैक्स्ड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कॉइल है, सिर्फ कॉइल। लेकिन अब अगर हम सोच के देखें तो डीएनए के स्ट्रैंड्स खुद ही अपने आप स्पाइरल बने हैं, इसीलिए वे सुपर कॉइल होते हैं। और यही कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड के बीच का फर्क है। इसलिए मैंने आपके सामने ये पिक्चर ड्रॉ की। मैं क्लास शुरू होने से पहले भी ये ड्रॉ कर सकता था, लेकिन यही तो आइडिया है। हालांकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो। तो अगर आप एक स्ट्रैंड लेते हैं और उसको पूरे डीएनए के साथ कॉइल करते हैं
और इस कॉइल को दूसरे डीएनए के ऊपर रखते हैं तो फिर वही सुपर कॉइलिंग होता है। तो एक बार यहां देखिए कि एक ये पूरा डीएनए, डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये सुपर कॉइल्ड है। अब ये 2 बार या 3 बार, ये कितनी बार भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये डीएनए के कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग के बीच का फर्क है। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि यह सुपर कॉइलिंग क्यों है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये रिलैक्स्ड हैं और हर सिचुएशन में सेल के मॉलिक्यूल्स हमेशा रिलैक्स्ड स्टेट में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से एनर्जी सेविंग स्टेट है। रिलैक्स्ड स्टेट हमेशा प्रिफर होता है। तो ये सुपर कॉइलिंग क्यों है? आंसर ये है कि चलो मान लेते हैं कि ये रिलैक्स्ड डीएनए है, ठीक है। चलो इसे बैक्टीरियल डीएनए मान लेते हैं। बैक्टीरियल डीएनए कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। अब आप डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करना चाहते हैं, बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करना चाहते हैं, इसलिए स्ट्रैंड्स को अलग करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि स्ट्रैंड्स का ये हिस्सा सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है, और इस पॉइंट पर जो कर रहे हैं वो है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर ये ओपन है। तो जब ये पार्ट ओपन है तो क्या होगा? ये बाकी डीएनए के लिए टेंशन बनाएगा और बाकी डीएनए के लिए स्ट्रेन भी देगा। और अगर ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये कॉइल्ड है तो ये इस स्ट्रेन को कंपेंसेट करेगा। इसी वजह से सुपर कॉइलिंग बनता है। और फिर अगर आप ऐसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ओपन करना चाहते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा सुपर कॉइल्स बनाएगा, जैसे इसने यहां पर बनाए हैं, ठीक है। तो मैं इसे दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। उसके लिए मुझे फिर से पहले जैसी पिक्चर ड्रॉ करने दीजिए। ये कुछ ऐसा था, इसके जरिए ऐसा। तो अगर आप रिलैक्स्ड डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज को इमेजिन करने की कोशिश करें, वो है लिंकिंग नंबर का कॉन्सेप्ट। लिंकिंग नंबर, अब लिंकिंग नंबर या एल क्या होता है, चलिए समझे। लिंकिंग नंबर वो नंबर है जो आपको ये बताता है कि आपको कितनी बार स्ट्रैंड कट करने की जरूरत है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना अलाउ हो सके। क्या ये क्लियर है? अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ एक स्ट्रैंड को आखिर कितनी बार तोड़ने की जरूरत होगी? कौन सा? जैसे चलिए मान लें कि ब्लू वाला, तो कितनी बार आप ब्लू स्ट्रैंड को काटेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरे 9 बार। आप जानते हैं अब ब्लू और ब्लैक एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इस पिक्चर में जब आपको दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना हो तब आपको जितनी बार तोड़ना पड़ता है उसे लिंकिंग नंबर कहते हैं। जैसे इसके अंदर लिंकिंग नंबर 9 था तो आपको 9 बार इसे तोड़ना पड़ेगा। अब ये लिंकिंग नंबर हमेशा ही एक इंटीजर वैल्यू होता है। क्या होता है? इंटीजर वैल्यू। ये एक इंटीजर वैल्यू ही रहेगा, मतलब कि इसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा, लेकिन कभी भी 1.2 1.5 जैसा नहीं होगा। तो इस क्लोज्ड कोवेलेंटली सर्कुलेट डीएनए का लिंकिंग नंबर हमेशा कांस्टेंट, अनचेंज्ड रहेगा। आप लिंकिंग नंबर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ डीएनए कॉइल्ड है, मतलब किसी तरह बंधा हुआ होगा तो टूटेगा नहीं। अगर डीएनए लिनियर है तो लिंकिंग नंबर आसानी से बदल सकता है, लेकिन अगर ये बंधा और क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड एंडेड होगा, तो आप कभी भी लिंकिंग नंबर नहीं चेंज कर पाएंगे। अब इस लिंकिंग नंबर का कॉन्स्टिट्यूएंट 2 है, तो मैं यहां इसे लिख देता हूं। इस लिंकिंग नंबर का कॉन्स्टिट्यूएंट है ट्विस्ट एंड राइड। तो ये लिंकिंग नंबर ट्विस्ट प्लस राइड के इक्वल होता है। अब देखिए ट्विस्ट और राइड क्या होते हैं। ट्विस्ट डीएनए के एक स्ट्रैंड के दूसरे स्ट्रैंड को क्रॉस करने का नंबर होता है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या ये लिंकिंग नंबर जैसा नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल लिंकिंग नंबर जैसा ही होता है। अगर डीएनए रिलैक्स स्टेट में है तो इसका ये मतलब है कि डीएनए वहां प्रेजेंट है, वो भी एक फ्लैट सरफेस में, एक रिलैक्स्ड स्टेट में, ठीक है। लेकिन अगर सुपर कॉइल बन जाता है तो ट्विस्ट और लिंकिंग नंबर सेम नहीं रहेंगे। पता है क्यों? वो राइड का टर्म है। राइड उन पोजीशन या टाइम्स का नंबर है जब एक डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को क्रॉस करते हुए डीएनए के दूसरे 2 स्ट्रैंड्स को कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब 1 है। तो इस केस के अंदर इस स्ट्रक्चर की जो राइड होगी वो यहां पर 1 ही होगी। अब अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, कुछ ऐसा है, तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसा, आप कह सकते हैं राइड 2 है, राइट, और ट्विस्ट पूरी तरह से सेपरेट है।
ये डिपेंड करता है कि एक स्ट्रैंड कितनी बार दूसरे स्ट्रैंड को क्रॉस करता है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें जहां डीएनए बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिंकिंग नंबर ट्विस्ट के इक्वल है। ट्विस्ट के केस में अगर आप भी कैलकुलेट करें सिंगल स्ट्रैंड कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो 9 है, और राइड वो नहीं है। तो अगर राइड के बिना स्ट्रक्चर का मतलब है कि डीएनए सुपरकॉइल्ड नहीं है। अगर इसमें राइड है तो इसका मतलब इतना है कि सुपरकॉइल्ड है। तो अब राइड 0 है, तो ये लिंकिंग नंबर और ट्विस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में डीएनए के इक्वल होते हैं, जो फ्लैट सरफेस में होता है। तो अब देखिए एल जो है वो 9 के इक्वल है। अब अगर हमारे पास एक राइड हो तो क्या होगा देखिए, क्योंकि चलिए अब कल्पना करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए के लिए लिंकिंग नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, इस बात का ध्यान रखते हुए कि लिंकिंग नंबर कांस्टेंट रहे। तो अब हमें पता है कि यहां राइड +1 है, राइड तो है ही, तो लिंकिंग नंबर 9 होना चाहिए। तो जहां पे राइड +1 है, लिंकिंग नंबर 9 बनाने के लिए ट्विस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हमें 8 + 1 9 मिलेगा। इस प्रोसेस को क्लियरली समझते हैं। लिंकिंग नंबर को कांस्टेंट रखना चाहिए जो 9 है, ताकि लिंकिंग नंबर कांस्टेंट रहे। अगर राइड 1 है तो ट्विस्ट कम होना चाहिए, राइट। और तो और इस राइड के दो अलग अलग टाइप्स भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो राइड का वैल्यू प्लस या माइनस हो सकता है। इस केस में हमने देखा कि ये पॉजिटिव राइड है, वैल्यू प्लस था, +1 था, इसीलिए ट्विस्ट डिक्रीज हो गया है। अगर राइड -1 था तो ट्विस्ट बढ़ना चाहिए। तो अगर माइनस है, राइड -1 है, तो ट्विस्ट को 10 होना चाहिए, ताकि लिंकिंग नंबर का वैल्यू कंपनसेट हो जाए। ये स्ट्रक्चर का मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। अब ये क्यों होता है, अब इस चीज को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि डीएनए जो हमें नॉर्मल कॉमन फॉर्म में पता है, वो खुद भी एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ये अपने आप में ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो अगर एक राइट हैंडेड हेलिक्स में एक राइट हैंडेड सुपर कॉइल है, राइट हैंडेड कॉइल का मतलब है क्लॉकवाइज, डीएनए का रोटेशन एक दूजे पर क्लॉकवाइज होता है, तो इसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। ओके, तो अगर आप यहां राइट हैंडेड को इमेजिन करें तो राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज टर्न होगा। तो राइट हैंडेड डीएनए अगर यहां पर राइट हैंडेड टर्न करता है, तो फिर वो यहां क्या करेगा, इससे फिर पॉजिटिव राइट बनेगा, +1। अगर राइट पॉजिटिव है तो फिर ट्विस्ट वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, ताकि फिर उस राइट की भरपाई की जा सके, वरना स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा और डीएनए ब्रेक हो जाएगा। उसी के जैसे अगर डीएनए राइट हैंडेड है, अगर वह लेफ्ट हैंडेड राइड बनता है, तो वह काउंटर क्लॉकवाइज राइड होगा। इसलिए अगर लेफ्ट हैंड से राइड हो तो क्या होगा, राइड का वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ट्विस्ट नंबर को इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो अगर इस केस में यहां पर राइज वैल्यू -1 है, तो लिंकिंग नंबर 9 को मेंटेन करने के लिए ट्विस्ट को 10 तक इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो ट्विस्ट को +1 तक इंक्रीज किया जाना चाहिए, ये आइडिया है। तो जब भी मतलब जब ट्विस्ट किसी भी तरह से यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तब यहां पर राइड नेगेटिव होना चाहिए, ट्विस्ट कम हो जाए, तो राइड का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता है जब सेलुलर इवेंट्स जैसे रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अनबाउंड और सेपरेट करना पड़ता है। तो जब भी डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना होता है उस पोजीशन पे, तब ट्विस्ट नंबर हमेशा ही बदल जाता है ना। हम ट्विस्ट नंबर को बदल रहे हैं क्योंकि स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है, तो ट्विस्ट नंबर को बदलना है, तो लिंकिंग नंबर कैसे कांस्टेंट हो सकता है। अगर सेम लिंकिंग नंबर को इकोमोडेट और होल्ड करने के लिए ट्विस्ट को चेंज करें तो राइज ऐड करना होगा। जैसे ये एक पॉजिटिव राइज या नेगेटिव राइज है। मान लेते हैं कि एक सिचुएशन दिखाता हूं, यहां रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हम दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से ओपन कर रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं कि लिंकिंग नंबर 9 था, ट्विस्ट प्लस राइड। तो हमने यहां ट्विस्ट को डिक्रीज कर दिया है। मान लेते हैं पहले ट्विस्ट 9 था और राइड 0 था, तो अब हम थोड़ा ट्विस्ट को 6 तक डिक्रीज करते हैं। तो ट्विस्ट के वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए हमें राइड के लिए यहां पर 3 पॉजिटिव राइड चाहिए होंगे। तो 3 पॉजिटिव राइड मतलब डीएनए सुपरकॉइल्ड होगा, राइट।
तो इसका मतलब है कि जब डीएनए एक दूसरे से क्रॉस होते हैं तो वहां 3 सेपरेट पोजीशंस होंगी, सही है ना। लेकिन एक और दिक्कत है, क्योंकि मान लेते हैं कि ये डीएनए का एक पोर्शन है, हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग कर रहे हैं, और अगर ये डीएनए में किसी भी जगह पॉजिटिव राइट कॉज करता है तो ये डीएनए में डाउनस्ट्रीम नॉट बनाएगा। चलो मान लेते हैं कि ये पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है, और अगर आप 3 प्राइम की ओर देखते हैं तो वो पॉलीमरेज का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है। यहां सुपर कोयल पॉजिटिव फॉर्मेशन हुआ है, तो देखिए यहां पे सुपर कोयल फॉर्मेशन हुआ है, यहां सुपर कोयल डाउन स्ट्रीम पॉजिटिव राइट वैल्यू का फॉर्मेशन हुआ है। तो बताओ इसको कैसे प्रिवेंट करना है। इसके लिए हमें यहां राइट को चेंज करना होगा, हमें राइट को कट करके उसे रिमूव करना होगा, ताकि जो भी मशीनरी है, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन जो भी है, वो कंटिन्यू रहे। तो अब हम आर्टिफिशियली बाहर से राइट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ट्विस्ट नंबर अब भी सेम है। हम राइट को 0 पे ला रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। लिटरली अब लिंकिंग नंबर का वैल्यू कम होता जा रहा है स्टार्टिंग के कंपैरिजन में। मैंने हमेशा कहा है कि लिंकिंग नंबर एक इंटीजर है, और जो हमेशा ही अनचेंज्ड रहता है मतलब बदलता नहीं है। लेकिन इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान, सेल्यूलर प्रोसेस के दौरान लिंकिंग नंबर चेंज हो जाता है, और इसको बदलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसको रिजॉल्व करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो कौन करता है? एंजाइम्स, जैसे टोपो आइसोमेरेज। तो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम्स जैसे टोपो आइसोमेरेज टाइप 1 या टोपो आइसोमेरेज टाइप 2 ये राइट वैल्यू को बदल सकते हैं। टोपो आइसोमेरा से 1 राइट को चेंज करता है 1 से, जिससे वो डीएनए स्ट्रैंड्स को क्लिप कर सकता है और रिलीज कर सकता है। और वो क्या कर सकता है? बस वो एक ट्विस्ट ओपन कर देता है जो राइट वैल्यू को भी ऑल्टर कर सकता है। दूसरी ओर टोपो आइसोमेरेज टाइप 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को काट सकता है और एक स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से पास कर सकता है। ये राइट को 2 की वैल्यू के हिसाब से चेंज कर देता है। अभी जैसे हम इस टोपो आइसोमेरेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे राइट को चेंज कर रहा है, कि हमारा डीएनए अब सुपर कॉइल्ड नहीं है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे, जो कि लिंकिंग नंबर को ऑल्टर कर रहा है। तो अब जो लिंकिंग नंबर चेंज हुआ है वो एक्चुअल लिंकिंग नंबर है, और वो लिंकिंग नंबर जिसके साथ हमने शुरुआत की थी, जो थ्योरेटिकली 9 होना चाहिए, उसको लिंकिंग नंबर नॉट यानी एल के नॉट कहते हैं। लिंकिंग नंबर जहां पे कोई भी राइड नहीं है, जो 9 है, को लिंकिंग नंबर 0 या एल नॉट कहते हैं, और ये एक है एल या एक्चुअल लिंकिंग नंबर है। तो अब हमें यहां पर क्या करना होगा? हमें यहां ये समझना होगा कि इसमें आखिर क्या फर्क है। तो डेल एल लिंकिंग नंबर, नॉट माइनस लिंकिंग नंबर, एक्चुअल लिंकिंग नंबर। तो अगर हमें पता चला कि अगर इन दो नंबर्स के बीच में एक्चुअली एल माइनस एल नॉट, यही डिफरेंस हमें पता करना है। अब अगर हम यहां पे देखें कि डिफरेंस वैल्यू, इस केस में हम मान लेते हैं कि एल है 6 और एल नॉट है 9, तो यहां पर लिंकिंग नंबर का डिफरेंस है -3, जो कि 0 से कम है। तो अगर यह लिंकिंग डिफरेंस रिलैक्स्ड स्टेट में लिंकिंग नंबर और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान लिंकिंग नंबर के बीच का लिंकिंग डिफरेंस है, तो अगर इस डेल एल की वैल्यू 0 से कम है तो हम सुपर कॉइलिंग को क्या कहते हैं? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। अगर डेल एल की वैल्यू 0 से बड़ी है, चलो मान लेते हैं +2 या 0 से बड़ी है, तो फिर हम इसे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। ओके, तो एक पॉजिटिव सुपर कॉइल होने के लिए वो लिंकिंग नंबर को चेंज करता है, और नेगेटिव सुपर कॉइल भी लिंकिंग नंबर को चेंज करता है, क्योंकि हम उस काम को करने के लिए अलग अलग प्रोटीन्स और एंजाइम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आइडिया है। तो एक चीज बहुत ही क्लियर है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब है लेफ्ट हैंडेड टर्न, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जबकि दूसरी सुपर कॉइलिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, जो राइट हैंडेड टर्न है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से सुपर कॉइलिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये सुपर कॉइलिंग के मैथमेटिकल कंपोनेंट्स हैं, और समझने की कोशिश करिए कि हमारे सेल में नॉर्मली डीएनए का बहुत हिस्सा नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड स्टेट में होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि डीएनए का नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग होने शुरू होते हैं
तो वो कंपनसेट करते हैं, क्योंकि डीएनए पहले ही नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड होता है। यहां तक कि डीएनए मेल्ट होना शुरू होता है और स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। यहां तक कि अगर हम इसकी राइज वैल्यूज को भी अगर इंक्रीज कर दें तो भी वो एक्चुअल रिलैक्स्ड स्टेट लिंकिंग नंबर तक ही पहुंचेगा। ये एक्चुअल में राइज के एडिशन के इफेक्ट को कंपनसेट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए डीएनए नॉर्मली माइनस और नेगेटिव सुपरकॉइलिंग स्टेट में होते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रैंड्स को कंटिन्यूअसली सेपरेट करते हैं और दो डीएनए को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तब पॉजिटिव सुपरकॉइल्स बन जाते हैं और कुछ ट्विस्ट को क्रॉस करने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। ये सुपरकॉइल्स डाउनस्ट्रीम की वजह हो सकता है, जिसे टोपो आइसोमेरेसिस में हटाना जरूरी है। ये है डीएनए सुपरकॉइलिंग का आइडिया, और ये भी डीएनए टोपोलॉजी के बारे में एक आइडिया है, जो है टोपो आइसोमेरेस 1 और टोपो आइसोमेरेस 2 एंजाइम्स से रेगुलेट होता है। और याद रखिए, दोनों टोपो आइसोमेरेस 1 को एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टोपो आइसोमेरेस 2 को एटीपी की जरूरत होती है डीएनए के टोपोलॉजी को चेंज के लिए। तो ये था डीएनए सुपरकॉइलिंग के बारे में सब कुछ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डीएनए सुपरकॉइलिंग समझ आ गया होगा। मैं डीएनए सुपरकॉइलिंग का एनिमेशन बना रहा हूं, जो आपको 3D में काफी बेहतर समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं सेल की डीएनए फंक्शनैलिटी में टोपो आइसोमेरेस के आइडिया को और सुपरकॉइलिंग के रोल को एक्सप्लेन कर पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही और कॉम्प्लेक्स टॉपिक वाली वीडियोस और भी मिलती रहे। थैंक यू।